नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 6 जनवरी 2023 और स्वागत है आपका एडिटोरियल डिस्कशन में। आज देखो टोटल 3 इश्यूज हम डिस्कस करेंगे, 2 द हिंदू से उठाएंगे और 1 टाइम्स ऑफ इंडिया से। द हिंदू में ये बड़ा आर्टिकल है इंडिया नेपाल कोऑपरेशन से संबंधित। हालांकि इसमें बहुत सारे पॉइंट्स नेपाल की पॉलिटिक्स से संबंधित हैं, वो हमारे काम के नहीं हैं, लेकिन जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको एक्सट्रैक्ट करके हम डिस्कस करेंगे, एक ब्रॉडर पिक्चर समझेंगे कि नेपाल में अभी क्या कुछ चल रहा है। यहां पर आर्टिकल है नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन से संबंधित, ये भी अच्छा आर्टिकल है, इसे डिस्कस करेंगे। और सबसे लास्ट में जो आर्टिकल है ना, वो टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल है इंडिया चाइना रिलेशंस से संबंधित। देखो, जब भी हम ना इंडिया चाइना रिलेशंस की बात करते हैं ना, एक चीज हम डिस्कस करते हैं कि ना इंडिया की इकोनॉमी का साइज चाइना की इकोनॉमी से 5 गुना छोटा है। लेकिन देखो, आज के टाइम्स ऑफ इंडिया के आर्टिकल में राइटर ये कहते हैं जल्द ही इंडिया की इकोनॉमी चाइना की इकोनॉमी का मुकाबला कर सकती है। जल्द ही का मतलब ये नहीं कि अगले ही साल, लेकिन आने वाले कुछ सालों में। तो कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं उस आर्टिकल में जो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो आर्टिकल भी हम डिस्कस करेंगे। डिस्कशन स्टार्ट करें उससे पहले कोट आप देख लीजिए एथिक्स का। द हाइएस्ट रिजल्ट ऑफ एजुकेशन इज टॉलरेंस। हेलन केलर का ये कोट है। देखो, सिंपल है, जितना ज्यादा आप एजुकेशन प्राप्त करोगे ना, उतना ज्यादा आप टॉलरेंट होते जाओगे। और एजुकेशन का मतलब यहां पे डिग्री से नहीं है। सबसे बड़ा एग्जांपल इसका है आप लोग। जितना जब से देखो आपने सिविल सर्विसेज की तैयारी स्टार्ट की है ना, शर्तीय बात है, शर्त लगा सकता हूं कि आप ज्यादा टॉलरेंट हैं विभिन्न कास्ट के प्रति, विभिन्न धर्मों के प्रति, विभिन्न एथनिक ग्रुप्स के प्रति, उन लोगों के प्रति जिनकी ओपिनियन आपसे थोड़ी अलग है। क्योंकि देखो, सोक्रेटिस ने यह कहा था, सोक्रेटिस का यह मानना था कि जितना ज्यादा मुझे नॉलेज हो रही है ना, जितना ज्यादा मैं पढ़ रहा हूं, जितना ज्यादा मुझे पता लग रहा है, मुझे यह और ज्यादा एहसास हो रहा है कि कितना कम मुझे पता है। मतलब नॉलेज तो देखो एक ऐसी चीज है जिसकी कोई लिमिटेशन नहीं है। तो जितना एजुकेशन से आपको एक्सपोजर मिलता है कि दुनिया में कितने कल्चर के लोग रहते हैं, कितने एथनिक ग्रुप के लोग रहते हैं, कितनी भाषाएं बोली जाती हैं, खान पान कितने लोगों का अलग है, तो फिर आपको ना दूसरों के प्रति रिस्पेक्ट आती है। और देखो, यहां पे आप ये मत बोलिएगा कि आसपास कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो एजुकेटेड नहीं होते लेकिन उनकी सोच अच्छी होती है। बात यहां पे सोच की नहीं है, बात यहां पे टॉलरेंस की है। समझ गए? एरिस्टोटल ने एक बार कहा था, अगर देखो आप एक चाइल्ड को एजुकेट करते हो, उसके माइंड को एजुकेट किए बिना, तो वो एजुकेशन किसी काम की नहीं है। गांधी जी ने नई तालीम का कंसेप्ट दिया था जिसमें उन्होंने कंप्लीट एजुकेशन की बात कही थी। समझ गए? तो ये सारी बातें आप लिख सकते हो इस कोट में। द हाइएस्ट रिजल्ट ऑफ एजुकेशन इज टॉलरेंस, हेलन केलर का कोट है। अब देखो, एक एग्जांपल भी देख लीजिए। हल्द्वानी में एंक्रोचमेंट का इशू है। क्या है मैं आपको ब्रीफ में बताता हूं। एथिक्स का जबरदस्त एग्जांपल है, क्वेश्चन आए तो। 20 दिसंबर को ना हाईकोर्ट की 2 जजेस की बेंच ने ना एक वर्डिक्ट दिया था। उन्होंने रेलवेज को कहा था कि आपकी जमीन जिन्होंने इंक्रोच करके रखी है ना, रेलवेज की जमीन थी, 2 किलोमीटर का स्ट्रेच था, पिछले कई दशकों से वहां पे बहुत सारी फैमिलीज रह रही थी, ऑलमोस्ट 50,000 लोग। तो हाईकोर्ट की 2 जजेस की बेंच ने रेलवेज को कहा, पैरामिलिट्री फोर्स आपको डिप्लॉय करनी पड़ रही है तो कीजिए, लेकिन लोगों को वहां से हटाइए। रातों रात ये वर्डिक्ट आया तो बहुत सारे लोग प्रोटेस्ट करने लगे। हालांकि देखो, वो रेलवे की जमीन थी, एंक्रोच्ड जमीन थी, पिछले कई दशकों से लोग वहां पे रह रहे थे। अब यहां पे ना एक जबरदस्त वाला एथिकल डायलेमा आ जाता है। एक तरफ है देखो ह्यूमैनिटी, मानवता, कि ठंड का मौसम है, आप 1 हफ्ते का टाइम दे रहे हो उन लोगों को जो पिछले कई दशकों से वहां पे रह रहे हो। सर्दी में वो कहां जाएंगे, बच्चे कहां जाएंगे। दूसरी तरफ है रूल ऑफ लॉ। किया तो देखो उन्होंने गलत है, मतलब जमीन तो रेलवे की है, शुरुआत से ही वो इलीगल ढंग से वहां पे रह रहे हैं। तो बताओ, आप बताओ कौन सी वैल्यू को आप अपहोल्ड करोगे, क्या बीच का रास्ता है। पहले देखो, आप दोनों पक्ष के आर्ग्यूमेंट्स देख लीजिए। आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट हल्द्वानी एंक्रोचमेंट, मतलब कि क्यों हटा देना चाहिए हल्द्वानी में जो इलीगल ढंग से लोग रह रहे हैं उनको। सबसे पहली चीज, लैंड इज ऑलरेडी ए स्केर्स कमोडिटी, मतलब देखो लैंड की बहुत ज्यादा कमी है। इस प्रकार से अगर कोई गलत तरीके से लैंड पे रहेगा कब्जा करके, तो ये तो देखो गलत धारणा सेट हो रही है, उनको छोड़ दिया जाएगा तो भविष्य में भी ऐसा ही होगा। तो रूल ऑफ लॉ तो देखो सबके लिए है, चाहे वो 1 पर्सन हो, 1000 पर्सन हो, 1 लाख पर्सन हो। तो मतलब आप छोड़ नहीं सकते। गलत ढंग से जमीन कैप्चर की गई है तो उसे छोड़ना होगा। उसके बाद पब्लिक हैज राइट ऑफ वे, मतलब रेलवेज की जमीन पर कब्जा है तो वहां से लोग गुजर नहीं पा रहे हैं, यह भी एक कारण है। उसके बाद में अगेंस्ट द रूल ऑफ लॉ, मतलब
कानून के अगेंस्ट है ना जमीन पर कब्जा करना। और सबसे लास्ट में मेंटेनेंस ऑफ सिविक एमिनिटीज बिकम डिफिकल्ट। सिविक बॉडीज के द्वारा जो वहां पे बेसिक एमिनिटीज हैं जैसे पानी प्रोवाइड करना, बिजली प्रोवाइड करना, सड़कों का रखरखाव, वो भी प्रभावित होता है अगर आप गलत ढंग से जमीन पर कब्जा कर लेते हो तो। समझ गए? तो ये सारे आर्ग्यूमेंट्स में कहा जाता है कि उन लोगों को वहां से हटा देना चाहिए। लेकिन देखो अब यहां पे कुछ ऐसे आर्ग्यूमेंट्स हैं जो ये कहते हैं कि थोड़ी रियायत बरतनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा, सुप्रीम कोर्ट ने 2 जजेस की जो बेंच थी उस बेंच के वर्डिक्ट पर टिप्पणी करते हुए कहा कि देखो ये कहना कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर उन्हें वहां से हटा दिया जाए गलत है, ये ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट है। अब देखो गलती कहीं ना यहां पे प्रशासन की भी है। प्रशासन की गलती कैसे है? इतने सालों से, मतलब देखो कोई वहां से 20 साल पहले से रह रहा है, कोई मान लीजिए 25 साल, कोई 15 साल, कोई 10 साल। इतने साल प्रशासन क्या कर रहा था? मतलब बहुत सारी चीजें तो वहां पे रेगुलराइज हो गई हैं। जब शुरू में कब्जा होना स्टार्ट हुआ तो क्यों नहीं वहां से उनको रोका गया? पुलिस प्रशासन की कितनी बड़ी गलती है। मतलब पुलिस प्रशासन ही नहीं, जो भी सिविक अथॉरिटीज हैं जिनका रोकने का काम था कि उन फैमिलीज को जो गलत ढंग से वहां पे बस रही हैं उनको रोका जाए। तो देखो पूरे सिस्टम की गलती है, यहां पे किसी एक पर्सन की गलती नहीं है। उनकी तो गलती है ही है जो गलत ढंग से जिन्होंने रहना स्टार्ट किया। उसके बाद ये देखिए, अकाउंटेबिलिटी शुड बी अपहेल्ड ऑन ऑफिसर्स। जिन ऑफिसर्स ने पहले उन चीजों को इग्नोर किया, इवन रजिस्ट्री तक हो गई, मान लो चीजों को रेगुलराइज कर दिया गया, बिजली के कनेक्शन दे दिए गए, पानी के कनेक्शन दे दिए गए, उन ऑफिसर्स पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने ऐसा क्यों किया? और सबसे लास्ट में अगर देखो उनके घर उजाड़ दिए जाते हैं बिना रिहेबिलिटेशन के, तो ये चीज थोड़ी गलत है। मतलब वो जो सर्दी वाला पॉइंट था कि पहले आप थोड़ा सा रिहेबिलिटेशन इंश्योर करो, अगर थोड़ी बहुत आपको कंपनसेशन देनी है उन लोगों को जो 20-25 साल से वहां पे रह रहे हैं, तो ये भी जो पॉइंट है वर्थ कंसिडरेबल है। तो ये दोनों तरफ के आर्गुमेंट्स हमने डिस्कस किए। एथिक्स में देखो बहुत बार ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि कोई ऐसे एग्जाम्पल दीजिए जब रूल ऑफ लॉ और ह्यूमैनिटी के बीच में टकराव हो, तब आप इस एग्जाम्पल का हवाला दे सकते हो और काफी अच्छे ढंग से अपने आंसर में इन पॉइंट्स को यूज कर सकते हो। तो ये अब हम डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल इंडिया नेपाल रिलेशंस से संबंधित है और आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो ये आर्टिकल हम डिस्कस करें उससे पहले आपको ना अच्छे से कंटेक्स्ट समझना जरूरी है कि इंडिया नेपाल रिलेशंस में आगे क्या हो सकता है, नेपाल में अभी क्या कुछ चल रहा है। न्यूज़पेपर में कंटेक्स्ट ठीक से एक्सप्लेन नहीं किया है, आप एक बार कंटेक्स्ट समझ लीजिए डिटेल से। अभी ना नेपाल में हाल ही में इलेक्शंस कंडक्ट हुए थे। प्रधानमंत्री कौन बना? पुष्प कमल दहल, ये प्रधानमंत्री बने हैं। देखो ना अभी नेपाल की पॉलिटिक्स में ना 3 मेन लीडर्स हैं, तीनों अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के हैं। शेर बहादुर देउबा ये नेपाली कांग्रेस के हैं, केपीएस ओली ये सीपीएन यूएमएल के हैं और पुष्प कमल दहल जो प्रधानमंत्री बने हैं ये माओइस्ट सेंटर के हैं। अब देखो 2 पॉलिटिकल पार्टीज है ना, उनके बीच में ना रिलेशनशिप बीजेपी कांग्रेस की तरह है, मतलब दूर प्रतिद्वंदी, कभी एक साथ नहीं आते, बहुत कम, रेयरली। जैसे ये देखो नेपाली कांग्रेस और सीपीएन यूएमएल दोनों बीजेपी कांग्रेस की तरह हैं। शेर बहादुर देउबा और केपीएस ओली दोनों एक दूसरे के प्रतिद्वंदी हैं, लेकिन ये जो है ना ये स्विंग लीडर हैं, ये कभी इनके साथ चले जाते हैं और कभी इनके साथ चले जाते हैं। समझ गए? पहले ये, इससे पहले जो पिछली टर्म थी ना, पिछली सरकार थी, उसमें इन दोनों ने मिलकर सरकार बनाई हुई थी, शेर बहादुर देउबा ने और पुष्प कमल दहल ने। प्रधानमंत्री ये थे जो प्रो इंडिया थे। ध्यान से सुनिएगा, पिछली सरकार रिलेटिवली प्रो इंडिया थी क्योंकि ये दोनों लीडर आपस में मिले हुए थे, मतलब दोनों ने मिलकर सरकार बनाई हुई थी और प्रधानमंत्री थे शेर बहादुर देउबा। लेकिन अब केपीएस ओली और पुष्प कमल दहल ये दोनों एक साथ आ गए हैं और केपीएस ओली को थोड़ा प्रो चाइना माना जाता है, मतलब इनका स्टैंड रिलेटिवली प्रो चाइना रहता है। यही कंटेक्स्ट है। क्या नई सरकार जो बनी है जिसके प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल हैं और इन्होंने इनके साथ मिलकर सरकार बनाई है जो रिलेटिवली प्रो चाइना है, तो क्या इंडिया को चिंता करने की आवश्यकता है? क्या इंडिया में कंसर्न्स होना चाहिए? वो सब डिस्कस किया गया है इस आर्टिकल में। तो कंटेक्स्ट आपको पता लग गया। शुरुआत में देखो एक भूमिका घड़ी जाती है कि नेपाल में 2015 में नया कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया गया था। उसके बाद नेपाल में अब रेगुलरली इलेक्शंस होने लगे हैं, पावर ट्रांजिशन भी आसानी से होने लगा है, वहां पे जो फेडरलिज्म है वो मैच्योर हो रहा है। तो अच्छी चीज है, हमारा पड़ोसी देश है, डेमोक्रेसी मजबूत हो रही है, अच्छी चीज है। लेकिन
चूंकि देखो वहां पे ना किसी एक पार्टी की सरकार नहीं आई, हंग असेंबली है, मतलब कोलिशन गवर्नमेंट आई है, तो रिलेटिवली इंस्टेबिलिटी रहेगी। यह इंडिया के लिए एक चिंता की बात है। अब देखो बहुत सारे लोग ये कहेंगे, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, ये प्रो चाइना है। बहुत सारे लीडर्स, बहुत सारे जो फॉरेन पॉलिसी मेकर्स हैं, वो ये बोलेंगे कि इंडिया को अब थोड़ा ध्यान से चलने की आवश्यकता है। लेकिन इस आर्टिकल के जो राइटर है ना, वो अपने विचार थोड़े से अलग रखते हैं। उनका यह मानना है कि देखो अभी कहने को ये लीडर्स बोल रहे हैं, केपीएस ओली और पुष्प कमल दहल, कि हम दोनों से ना इक्वल डिस्टेंस मेंटेन करके रहेंगे, इंडिया से भी और चाइना से भी। लेकिन देखो जो पॉलिटिशियंस है ना, उसको एक ही चीज चाहिए, बोलिए बोलिए क्या? पावर। हर पॉलिटिशियन पावर के पीछे होता है। तो राइटर का यह कहना है, देखो प्रो चाइना प्रो इंडिया कुछ नहीं होता, ये जो पॉलिटिशियंस हैं, अभी नेपाल की हम बात कर रहे हैं, उस चीज को फॉलो करेंगे जिससे उनको पावर मिलती हो, जिससे वो पावर में सस्टेन रहते हो। मैकियावेली की आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं पॉलिटिशियंस। तो इससे पहले भी बहुत सारे एग्जांपल्स राइटर प्रेजेंट करते हैं। जैसे देखो महाकाल ट्रीटी है, महाकाली ट्रीटी, इस ट्रीटी को लेके ना जो केपीएस ओली की पॉलिटिकल पार्टी है ना, उसमें इंटरनल डिबेट चल रही थी। केपीएस ओली की पॉलिटिकल पार्टी बोल रही थी कि आप इस ट्रीटी का विरोध कीजिए क्योंकि ये ट्रीटी इंडिया के फेवर में है। लेकिन केपीएस ओली ने अपनी पार्टी के अंदर बोला, नहीं, मैं इस ट्रीटी को अपोज नहीं करूंगा। मतलब हालांकि केपीएस ओली को प्रो चाइना माना जाता है, लेकिन उन्होंने स्ट्रॉन्ग स्टैंड लिया उस समय महाकाली ट्रीटी के पक्ष में, जो कि इंडिया के साथ साइन होनी थी। मतलब समय आने पर केपीएस ओली और पुष्प दहल कमल भी स्ट्रॉन्ग स्टैंड ले सकते हैं। तो इंडिया की जो अभी काफी समय से रणनीति जो ये चल रही है ना, कि नेपाल के साथ में इंटरडिपेंडेंसी को इंक्रीज किया जाए, इंक्लूसिव डेवलपमेंट पे काम किया जाए, मतलब ये सारी चीजें देखो, ये सारे जो पॉइंट्स हैं, काफी सालों से इंडिया की सोच रही है कि पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट्स को इंक्रीज किया जाए, ऐसा कुछ हो जाए कि नेपाल इंडिया के ऊपर डिपेंडेंट हो। और इंडिया में तो हालांकि देखो आत्मनिर्भर भारत कैंपेन चल रहा है, मतलब सोच आप समझ गए ना कि रिलेशनशिप मजबूत हो। आईआर में देखो हर एक देश अपना फायदा देखता है। अगर नेपाल हमारे ऊपर ज्यादा डिपेंडेंट होता है तो फिर वो रिलेशन खराब करने की जरूरत नहीं करेगा, इंडिया के कंसर्न्स को एड्रेस करेगा। मेन जो नेपाल के साथ इंडिया के कंसर्न्स है ना, वो सिक्योरिटी संबंधित कंसर्न्स हैं। छोटा सा देश है, इंडिया और चाइना के बीच में आता है, अगर वो प्रो चाइना हो जाता है तो देखो ये इंडिया के लिए काफी ज्यादा चिंता की बात है। साउथ एशिया में ट्रेडिशनली इंडिया का ही डोमिनेंस रहा है। अब देखो राइटर ना बहुत सारे पॉइंट्स देते हैं कि नेपाल के लोग भी ना अब रिलेटिवली ज्यादा समझदार हो गए हैं। उनको भी पता है कि चाइना डेट ट्रैप करता है, पहले पैसे दे देगा, आसानी से लोन दे देगा इन्वेस्टमेंट के नाम पे, लेकिन बाद में वो लोन चुकाना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो वो देश डेट ट्रैप में फंस जाता है, जैसे काफी सारे देशों के साथ हुआ। सबसे बड़ा एग्जाम्पल है श्रीलंका। नेपाल के लोगों को यह भी पता है कि आज के समय में चाइना का क्या हाल है। इतने सारे कोविड के केसेस आ रहे हैं, चाइना की इकोनॉमी स्लो डाउन कर रही है, अगले आर्टिकल में हम डिस्कस भी करेंगे। मतलब ये सारे जो पॉइंट्स हैं वो नेपाल की जनता को पता है, इसलिए वो भी अपनी सरकार के ऊपर प्रेशर डालेंगे कि आप इंडिया को नाराज करके एकदम से प्रो चाइना मत होइए। समझ गए? अब राइटर कहते हैं चलो मान लिया कि इंडिया को इतना डरने की आवश्यकता नहीं है, इंडिया हैबिचुअल है इन चीजों का। नेपाल में बहुत बार ऐसा होता है, ऐसी गवर्नमेंट्स आती हैं जिनका जो इंक्लिनेशन होता है वो प्रो चाइना होता है, इंडिया के साथ थोड़ा कम होता है। लेकिन फिर भी देखो नेपाल के कुछ लोगों के, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज के जो कंसर्न्स है ना, जैसे देखो 1950 की जो फ्रेंडशिप ट्रीटी है, ऐसे ऐसे कंसर्न्स को एड्रेस करना जरूरी है। ये आजादी के बाद ट्रीटी साइन हुई थी। दिक्कत ये है, नेपाल की शिकायत ये है कि ट्रीटी को अब खत्म कर देना चाहिए। उनका यह कहना है कि इंडिया की तरफ से इंडिया ने सिर्फ एम्बेसडर को भेजा था ट्रीटी साइन करने के लिए, और नेपाल ने तो अपने प्रधानमंत्री को भेजा था। राणा रूलर थे उस समय, मोनार्की थी जब ट्रीटी साइन हुई थी। तो नेपाल के लोग ये भी कहते हैं कि भैया जब ट्रीटी साइन हुई थी, जब डेमोक्रेसी नहीं थी, तो हम इस ट्रीटी को नहीं मानते। ये तो देखो नेपाल की बातें हमने सुनी, लेकिन वास्तव में ना ये ट्रीटी नेपाल को बहुत ज्यादा फेवर करने वाली है। अब नेपाल के जो पॉलिटिशियंस हैं ना, वो इंडिया के अगेंस्ट भड़काते हैं लोगों को वोट इकट्ठा करने के लिए, लेकिन एक्चुअल बात यह है ये ट्रीटी बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है नेपाल के लिए। समझ गए? तो अगर नेपाल, जब इंडिया बोलता है ना कि ट्रीटी, हाँ आइए ट्रीटी को खत्म करना है तो खत्म कीजिए, बदलाव करना है तो बदलाव कीजिए, तो नेपाल के पॉलिटिशियन फिर आगे नहीं आते हैं। पॉइंट खैर ये है कि जो भी नेपाल के कंसर्न्स है ना, जैसे 1950 की फ्रेंडशिप ट्रीटी है, इनको एड्रेस करना जरूरी है। और देखो अभी
कोविड 19 सॉरी, अभी कोविड 19 के दौरान इतने ज्यादा लोग गरीबी रेखा के नीचे आ गए, आपको पता है। इंडिया और नेपाल दोनों आपस में इस प्रकार से जुड़े हुए हैं हर एक एस्पेक्ट में, ज्योग्राफिक एस्पेक्ट में, इकोनॉमिक एस्पेक्ट में, कल्चरल एस्पेक्ट में, कि दोनों देश एक साथ काम कर सकते हैं इकोनॉमिक डोमेन में। दोनों देशों में गरीबी को काम करने के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। जिस प्रकार से देखो गरीबी बहुत ज्यादा बड़ी है कोविड 19 के बाद। अब ये फ्रेश कुछ पॉइंट्स हैं जिस पर इंडिया और नेपाल मिलकर काम कर सकते हैं, जैसे देखो इकोनॉमिक रिकवरी पर, उसके बाद बायलेटरल, सब रीजनल एंड रीजनल कोऑपरेशन, जैसे देखो सार्क जैसी ऑर्गेनाइजेशन है, बीबीआईएन है। बीबीआईएन में कौन से देश आते हैं? बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल। ऐसे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में दोनों देश मिलकर काम कर सकते हैं। रीस्ट्रक्चरिंग सप्लाई चेन्स, कोविड 19 के कारण सप्लाई चेन्स प्रभावित हुई। बहुत सारी इंडिया की फैक्ट्रीज जिनको माल नहीं पाया, नेपाल की फैक्ट्रीज जिनको माल नहीं मिल पाया, तो ऐसी ऐसी जो सप्लाई चेन्स जो डिसरप्ट हुई हैं उनको फिर से रिवाइव किया जाए, रीस्ट्रक्चर किया जाए। ह्यूमन एज वेल एज कन्वेंशनल सिक्योरिटी। कन्वेंशनल सिक्योरिटी जैसे देखो इंडिया की सिक्योरिटी है, इंडिया को टेररिज्म से खतरा है। पहले बहुत से आतंकवादी इंडिया में एंटर करते थे नेपाल के थ्रू, फेक करेंसी आती थी जिसको आतंकवादी यूज करते थे। वो है कन्वेंशनल सिक्योरिटी का जो कंसेप्ट होता है, मतलब पीस रहे। ह्यूमन सिक्योरिटी मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट, गरीबी से छुटकारा, एजुकेशन, हेल्थ, ये सब चीजें मिलना। उसके बाद एनर्जी कोऑपरेशन डेवलपमेंट में बहुत स्कोप है। पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट इंक्रीज होने चाहिए, बहुत स्कोप है। और उसके बाद टेक्नोलॉजी की सहायता से इंक्लूसिव ग्रोथ प्रमोट की जा सकती है दोनों देशों में। दोनों देशों के बीच बढ़िया कोऑपरेशन हो सकता है। सॉफ्ट पावर को मैक्सिमाइज किया जा सकता है। जैसे देखो इंडिया की बहुत सॉफ्ट पावर है नेपाल के लोगों में। इंडिया में इतने सारे मंदिर हैं, जैसे देखो काशी में नेपाल के लोग आते हैं, भारत के लोग जाते हैं नेपाल में मंदिरों में श्रद्धा अर्पित करने के लिए। तो सॉफ्ट पावर को अच्छे से यूज करना चाहिए। इंडिया के लोग की नेपाल के प्रति इज्जत हो, नेपाल के लोग की इंडिया के प्रति इज्जत हो, ये बात राइटर बोलते हैं। अब लास्ट में इसी चीज को लेके वो कंक्लूड भी करते हैं कि देखो एक चीज जो मिसिंग है ना, वो है म्यूचुअल एम्पैथी। दोनों देश ना एक दूसरे के पर्सपेक्टिव से सोचें। जब देखो बार बार नेपाल को इंडिया गलत करके आंकता है, बहुत बार देखो आपने ऐसे भी शॉट्स देखे होंगे कि नेपाल से हो, चलो दो प्लेट मोमोज की प्लेट लगाओ मोमोज की। तो ये देखो चीजें, मतलब हम तो तैयारी करते हैं, हमें ही गलत लगती है कि नेपाल इक्वल रिस्पेक्ट मांगता है, तो ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए। तो पॉइंट ये है म्यूचुअल एम्पैथी होनी चाहिए इंडिया की नेपाल के प्रति, नेपाल की इंडिया के प्रति, जो कि आज के समय में रिलेशनशिप में मिसिंग है। और हमारे देश के लीडर्स, नेपाल के लीडर्स भी, दोनों देशों के लीडर्स मिलकर इस एम्पैथी को इन्फ्यूज कर सकते हैं, जागरूकता ला सकते हैं। बहुत बढ़िया मौका है। कैसे? भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत बार, उन्होंने काफी बार नेपाल की विजिट की है। जो ये हमारे विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, फॉरेन पॉलिसी को लेकर उनकी जो अप्रोच है काफी ज्यादा स्पष्ट है। अभी जो हमारे फॉरेन सेक्रेटरी हैं वो पहले नेपाल के एम्बेसडर भी थे। तो बहुत जबरदस्त मौका है नेपाल के साथ रिलेशंस को और जबरदस्त बनाने का। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया इंडिया नेपाल रिलेशंस से संबंधित। इसके बाद दूसरा इंपॉर्टेंट आर्टिकल ग्रीन हाइड्रोजन के प्रोडक्शन से संबंधित है। और आप देखो जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेस्ट है? देखो यूनियन कैबिनेट के द्वारा एक प्रोजेक्ट को अप्रूवल दिया गया है जिसका नाम है नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन। यहां पे देखिए नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन। टोटल कॉस्ट आएगी इस प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट करने में 19,744 करोड़ रुपए। मकसद क्या है ये प्रोजेक्ट लॉन्च करने का? मकसद देखो ये है, इंडिया को ना एक ग्लोबल हब बनाना है। मतलब एक ऐसा हब जहां पे देखो सबसे ज्यादा तो ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस हो, सबसे ज्यादा ग्रीन हाइड्रोजन का यूज हो और सबसे ज्यादा ही ग्रीन हाइड्रोजन का एक्सपोर्ट हो। तीनों चीजें, यूज भी, एक्सपोर्ट भी, प्रोडक्शन भी सबसे ज्यादा हो इंडिया में। उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए यह मिशन लॉन्च किया गया है। देखो बेसिक्स की बात पहले करते हैं हमेशा की तरह। हाइड्रोजन देखो एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फ्यूल है, एनर्जी का सोर्स है जिसका इस्तेमाल होता है बहुत सारी चीजों को प्रोड्यूस करने के लिए। जैसे देखो अमोनिया को प्रोड्यूस करना है जो कि एक इंपॉर्टेंट फर्टिलाइजर है, वहां पे ग्रीन हाइड्रोजन का इस्तेमाल हो सकता है। मतलब हाइड्रोजन का, ग्रीन हाइड्रोजन यूज करें तो ज्यादा अच्छा है। अभी बात हम सिर्फ हाइड्रोजन की कर रहे हैं कि हाइड्रोजन का इस्तेमाल कहां कहां पे होता है चीजों के प्रोडक्शन में, अमोनिया के प्रोडक्शन में, स्टील के प्रोडक्शन में, रिफाइनरीज में, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में। ये एग्जांपल्स हैं, यहां पे हाइड्रोजन एज ए फ्यूल का इस्तेमाल होता है। अब देखो क्वेश्चन ये उठता है कि हाइड्रोजन को कैसे प्रोड्यूस किया जाए। अब बहुत सारे तरीके हैं हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करने के। जैसे देखो एक है, सबसे पहले कोल की सहायता से हाइड्रोजन को प्रोड्यूस किया जाए। जब हम ऐसा करते हैं, जब हम कोल की सहायता से हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करते हैं तो वो हाइड्रोजन कहलाती है ब्लैक या फिर ब्राउन हाइड्रोजन। समझ गए?
उसके बाद देखो ग्रे हाइड्रोजन क्या होती है, जब देखो नेचुरल गैस की सहायता से हाइड्रोजन को प्रोड्यूस किया जाता है तो वो होती है ग्रे हाइड्रोजन, ये दूसरे नंबर की हाइड्रोजन है। इसके बाद तीसरे नंबर पे आती है ब्लू हाइड्रोजन, जब देखो फॉसिल फ्यूल्स जैसे पेट्रोल डीजल इन सब की सहायता से हाइड्रोजन को प्रोड्यूस किया जाता है तो वो होती है ब्लू हाइड्रोजन। अब दिक्कत देखो ये है, हमने ब्लैक हाइड्रोजन के बारे में डिस्कस किया, हमने ग्रे हाइड्रोजन के बारे में डिस्कस किया, हमने ब्लू हाइड्रोजन के बारे में डिस्कस किया। ये सारी जो हाइड्रोजन्स है ना, इनको एज ए फ्यूल इस्तेमाल तो कर सकते हैं, लेकिन देखो एमिशंस काफी ज्यादा होता है। मतलब आपने फॉसिल फ्यूल पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल किया, अब आपको पता है पेट्रोल डीजल के प्रोडक्शन में उसके यूज में इतना ज्यादा एमिशन हो जाता है। वही चीज नेचुरल गैस के साथ में है, वही चीज कोल के साथ में है। तो क्या किया जाए, इसका सॉल्यूशन है ग्रीन हाइड्रोजन। ग्रीन हाइड्रोजन क्या है, जब देखो हाइड्रोजन को प्रोड्यूस किया जाता है रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी की सहायता से तो वो होती है ग्रीन हाइड्रोजन। जैसे देखो इलेक्ट्रोलिसिस का इस्तेमाल होता है, जब वाटर में हम डायरेक्ट करंट गुजारते हैं ना, तो वाटर जो है यानी H2O जो है उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग अलग हो जाते हैं, H2 और O2 वो अलग अलग हो जाते हैं। लेकिन जब इसमें हमने डायरेक्ट करंट गुजारा ना, वो डायरेक्ट करंट हमने यानी वो इलेक्ट्रिसिटी हमने प्रोड्यूस की है रिन्यूएबल सोर्सेज से, तो इस प्रोसेस में जो हाइड्रोजन प्रोड्यूस होगी ना वो ग्रीन होगी। मैं फिर से आपको बताता हूं ग्रीन हाइड्रोजन का प्रोडक्शन कैसे होता है। जब हाइड्रोजन को प्रोड्यूस किया जाता है इलेक्ट्रोलिसिस की सहायता से, इलेक्ट्रोलिसिस में क्या होता है, पानी में डायरेक्ट करंट गुजारा जाता है और पानी से H2 और O2 दोनों अलग हो जाते हैं। लेकिन जो डायरेक्ट करंट गुजारा गया वो कहां से आया, वो आया रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी की सहायता से। तो ये तरीका है हाइड्रोजन प्रोड्यूस करने का। इस तरीके से जो हाइड्रोजन निकलती है वो है ग्रीन हाइड्रोजन। अब सारा बेसिक्स हमने समझ लिया। अब देखो दिक्कत ये है, इस तरीके से जो हम हाइड्रोजन प्रोड्यूस करते हैं ना वो महंगी पड़ती है, इसलिए आज के समय में ग्रीन हाइड्रोजन का जो प्रोडक्शन है ना बहुत कम होता है। टोटल जितनी हाइड्रोजन प्रोड्यूस होती है उसमें से देखो सिर्फ 1% ग्रीन हाइड्रोजन है, बाकी तो यही है ब्लू हाइड्रोजन, ब्लैक और ब्राउन हाइड्रोजन या फिर ग्रे हाइड्रोजन। क्योंकि देखो महंगा पड़ता है। जैसे 1 किलोग्राम ब्लैक हाइड्रोजन जब प्रोड्यूस करनी हो ना, कितनी कॉस्ट आएगी, 0.9 से लेके $1.5। और ग्रे हाइड्रोजन प्रोड्यूस करनी हो 1 किलोग्राम तो कितनी कॉस्ट आएगी, 1.7 से लेके $2.3। लेकिन अगर देखो ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस करनी हो 1 किलोग्राम तो कॉस्ट आएगी 3.5 से लेके $5.5। इसीलिए कम प्रोडक्शन होता है ग्रीन हाइड्रोजन का। अब आगे चलते हैं। अब देखो इस प्रोग्राम का लक्ष्य क्या है, मिशन जो है उसका थोड़ा सा बेसिक डिस्कस कर लेते हैं। बेसिक ये है कि हमें एनुअल प्रोडक्शन को ले जाना है 5 MMT तक। MMT मतलब मिलियन मैट्रिक टन। एक साल में 5 MMT ग्रीन हाइड्रोजन का प्रोडक्शन होना चाहिए, यह हमने लक्ष्य रखा है। और इसके साथ साथ 125 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी भी प्रोड्यूस करना, काफी एम्बिशियस लक्ष्य रखा है। फायदे क्या होंगे इस मिशन के, फायदे देखो बहुत सारे होंगे। जैसे सबसे पहले देखो डीकार्बनाइज होंगे, मतलब कार्बन एमिशन कम होगा जाहिर तौर पे। मतलब ग्रीन हाइड्रोजन हम इस्तेमाल करेंगे क्योंकि ग्रीन हाइड्रोजन में प्रोसेस ये होती है जो हमने डिस्कस किया कि रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी का इस्तेमाल होता है हाइड्रोजन प्रोड्यूस करने के लिए। तो एमिशंस हम कम कर रहे हैं, यानी क्लाइमेट चेंज की समस्या को एड्रेस करने की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। हमने जो पेरिस क्लाइमेट चेंज में कमिटमेंट किया है ना, क्या कमिटमेंट है याद कीजिए। अपडेटेड कमिटमेंट देखो ये था कि 2030 आते आते इंडिया 2005 के लेवल के अपने एमिशन का 45% कम करेगा। यानी 2005 में इंडिया जो एमिशन करता था ना उसका 45% इंडिया कम कर देगा 2030 आते आते। तो ये इंडिया की कमिटमेंट है पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट में। इस कमिटमेंट को पूरा करने की दिशा में इंडिया आगे बढ़ेगा इस मिशन की सहायता से। नेक्स्ट है डिपेंडेंस कम होगी। अब देखो अभी देखो हम वेस्ट एशिया के बहुत सारे देशों से इतना क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते हैं, कभी तेल के दाम बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, हमारे देश में इन्फ्लेशन आ जाती है, जो डेफिसिट है बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, फिजिकल डेफिसिट, अनेकों दिक्कतें आती हैं क्योंकि हम डिपेंडेंट हैं। कल को देखो युद्ध हो गया, तेल नहीं आया तो क्या करेंगे, समझ गए। तो बात यह है हमारी डिपेंडेंस कम होगी एनर्जी के लिए दूसरे देशों पर अगर सफलतापूर्वक हम इस मिशन को इंप्लीमेंट करते हैं। नेक्स्ट है मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी हमारी अच्छी होगी और इसी से लास्ट पॉइंट भी मिलता जुलता है। नई नई टेक्नोलॉजीज हमारे देश में डेवलप होगी सच एज एफिशिएंट फ्यूल सेल्स, मतलब इलेक्ट्रोलाइजर्स हम डेवलप करेंगे ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस करने के लिए, अच्छी क्वालिटी के फ्यूल सेल प्रोड्यूस करेंगे, तो इससे संबंधित टेक्नोलॉजीज हमारे देश में ज्यादा आएंगी।
और एक पॉइंट है एम्प्लॉयमेंट से संबंधित। जब भी देखो सरकार कोई मिशन लॉन्च करती है तो रोजगार के तो अवसर देखो पैदा होते ही हैं। तो सफलतापूर्वक जब हम इस मिशन को इंप्लीमेंट करेंगे तो रोजगार की बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज पैदा होंगी। अब देखो इस मिशन में ना दो चीजें हैं। एक तो है साइट। साइट क्या है? स्ट्रेटेजिक इंटरवेंशन फॉर ग्रीन हाइड्रोजन ट्रांजिशन प्रोग्राम। साइट में जो इलेक्ट्रोलाइजर है ना, जिसकी सहायता से हम ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस करेंगे, उसकी मैन्युफैक्चरिंग को फंड किया जाएगा सरकार के द्वारा। यहां पे देखिए, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रोलाइजर, समझ गए। और दूसरा जो इसका पार्ट है ना इस मिशन का, उसमें देखो पायलट प्रोजेक्ट को सपोर्ट किया जाएगा। मान लीजिए फाइनली इलेक्ट्रोलाइजर भी है किसी पीएसयू में या फिर किसी और कंपनी के पास में, और वो हाइड्रोजन को प्रोड्यूस कर रहा है जो कि ग्रीन हाइड्रोजन है, तो इसके लिए सरकार इंसेंटिवाइज करेगी। इसके लिए भी अलग से एक फंड रखा गया है, समझ गए। तो पहला जो पार्ट है मिशन का, उसमें इलेक्ट्रोलाइजर की मैन्युफैक्चरिंग के लिए फंड एलोकेट किया गया है, और दूसरा जो पार्ट है उसमें फाइनली अगर हाइड्रोजन ग्रीन प्रोड्यूस हो रही है तो उसकी प्रोडक्शन के लिए फंड एलोकेट किया गया है। दो पार्ट हैं इस मिशन के। अच्छा मिशन है, क्वेश्चन यूपीएससी पूछ सकती है इस पर, क्योंकि काफी आर्टिकल्स इस पे आए हैं। आज बेसिक से सारा कुछ समझाया गया है जो हमने डिस्कस किया। तो ये हमारा दूसरा आर्टिकल था। लास्ट में देखो जो आर्टिकल है वो इंडिया चाइना रिलेशन से संबंधित है। आप जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेक्स्ट है? देखो चाइना में अभी कोविड-19 की वजह से ना हालात काफी ज्यादा खराब हैं। हुआ क्या, चाइना ने ना बहुत सारी गलतियां की। शुरू में ना चाइना ने वहां पे, चाइना की देखो वैक्सीन इतनी ज्यादा इफेक्टिव नहीं थी। चाइना ने कोविड-19 की अच्छी वैक्सीन को दूसरे देशों से इंपोर्ट नहीं किया। चाइना ये कहता रहा हमारी वैक्सीन ज्यादा अच्छी है। जहां देखो दूसरे देशों में हर्ड इम्यूनिटी डेवलप हो गई, लेकिन चाइना में हर्ड इम्यूनिटी डेवलप नहीं हुई, क्योंकि चाइना सरकार की जो पॉलिसी थी वो कैसी थी? जीरो कोविड केस वाली पॉलिसी थी। लेकिन देखो लोगों ने विरोध करना स्टार्ट किया कि आप इस प्रकार से पूरी सिटीज को बंद करके नहीं रख सकते, हमें बहुत परेशानी हो रही है। पहली बार ऐसा नजारा चाइना में देखने को मिला कि लोग सड़कों पर हैं, वीडियोस वायरल हुए। मजबूरी में आके चाइना की सरकार ने, मतलब शी जिनपिंग जो राष्ट्रपति हैं, उन्होंने लॉकडाउन हटा दिया, और जैसे ही लॉकडाउन हटा लाखों केस कोविड के वहां पे सामने आने स्टार्ट हो गए। अब देखो लगातार चाइना ने लॉकडाउन लगा के रखा अपनी बहुत सारी सिटीज में, प्रोडक्शन पूरी तरह से बंद हो गई। चाइना की जो इकोनॉमी है उस पर बहुत ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट पड़ा। आप ये एक बारी आईएमएफ का डेटा देखिए। आईएमएफ के डेटा के अनुसार 2022-23 में चाइना की ग्रोथ रेट रहेगी 2.7%। देखो पिछले कई दशकों में चाइना की जो ग्रोथ रेट है ये सबसे ज्यादा कम है। चाइना की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ ही इकोनॉमी है। अगर चाइना की इकोनॉमी में गिरावट दर्ज करने को देखा जाता है तो चाइना, मतलब जिस प्रकार से अपने आप को असर्ट करना चाहता है, यूएसए को रिप्लेस करके सुपर पावर बनना चाहता है, इंडिया को आंखें दिखाना चाहता है, वो सब चाइना नहीं कर पाएगा, और इंडिया के लिए अच्छा संकेत है। देखो एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, आप देखिए 2020, ध्यान से सुनिएगा, 2020 गलवान वैली की घटना से पहले ना इंडिया की जो पॉलिसी थी ना चाइना के संदर्भ में, वो पॉलिसी थी पॉलिसी ऑफ डेफरेंस। यहां पर देखिए पॉलिसी ऑफ डेफरेंस। आप पूछोगे सर क्या है ये पॉलिसी? पॉलिसी ऑफ डेफरेंस में मतलब आपने घुटने टेक दिए। चाइना आपको आंखें दिखाता रहा बार बार। कितनी बार? 2013 में, 14 में, डोकलाम में चाइना की इंडिया की साइड चाइना आगे आया। उससे पहले भी अनेकों ऐसी घटनाएं हुई, लेकिन भारत की सरकार ने कभी चाइना को आंख नहीं दिखाई। समझ गए क्यों? क्योंकि देखो इंडिया को लगता था कि चाइना ज्यादा पावरफुल कंट्री है, लेकिन गलवान में जो कुछ हुआ ना, चाइना ने हद पार कर दी। उसके बाद इंडिया की जो अप्रोच थी चाइना की तरफ पूरी तरह से चेंज हो गई। अब देखो इंडिया को ना चाइना के संदर्भ में कौन सी पॉलिसी अपनाने की आवश्यकता है? स्ट्रेटेजिक अनप्रेडिक्टेबिलिटी। क्या मतलब है स्ट्रेटेजिक अनप्रेडिक्टेबिलिटी का? आपके दुश्मन को पता नहीं होना चाहिए आपका अगला वार क्या होगा। पूरी तरह से अनप्रेडिक्टेबिलिटी आप मेंटेन करके रखो। अभी तक देखो होता क्या था पॉलिसी ऑफ डिफरेंस में, चाइना को पता था हम कुछ भी कर लें इंडिया कुछ नहीं बोलेगा, इंडिया डेमोक्रेसी है, चुप होकर ये रह जाएंगे। लेकिन देखो जब जैसे जैसे पिछले 4-5 सालों में, 2020 से पहले 4-5 सालों में इंडिया ने बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना स्टार्ट किया ना, तो चाइना को लगा अरे ये क्या कर रहा है, चाइना इनसिक्योर फील करने लगा। इसीलिए चाइना की सेना बार बार एलएसी क्रॉस करके इंडिया की साइड आगे आने लगी,
इंडिया को धमकाने के लिए, वार्निंग देने के लिए कि देखो अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करोगे तो हम ये सब करेंगे। चाइना बार बार यह भी इंडिया को संकेत देता था कि आप वेस्टर्न कंट्रीज के करीब मत जाइए, अदरवाइज आपको इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। लेकिन देखो गलवान वैली की घटना के बाद ना ये सब चेंज हो गया। गलवान वैली की घटना के बाद आपको पता है सिचुएशन क्या है, दोनों देशों की ट्रूप्स आमने सामने आ गई। चाइना ने इंडिया को धमकाने की कोशिश की, 50,000 से ज्यादा चाइनीज सैनिक LAC लद्दाख रीजन में जमा हो गए। इंडिया ने उतने ही सैनिक, वही हथियार जो चाइना लेकर आया, वही हथियार इंडिया ने LAC पर खड़े कर दिए। तो पहली बार ऐसा हुआ। चाइना भी हैरान, इंडिया ये क्या कर रहा है, अभी तक तो इंडिया की पॉलिसी ऑफ डिफरेंस थी, इंडिया को क्या हो गया। उसके अलावा इंडिया और ज्यादा यूएस के करीब चला गया। आपने देखा क्वेड कितना ज्यादा स्ट्रांग हुआ, और यूएस से दूसरे देश जो है जिनकी चाइना से नहीं बनती, उनके साथ इंडिया के संबंध और ज्यादा मजबूत होने स्टार्ट हो गए। समझ रहे हो? तो मतलब इंडिया की जो अप्रोच है चाइना के संदर्भ में बिल्कुल चेंज हो गई है। अब देखो पहले यह कहा जाता था कि इंडिया की जो इकोनॉमी है वो चाइना से 5 गुना ज्यादा है, लेकिन अब आप एक चीज नोटिस कीजिए, चाइना ना स्ट्रक्चरल रिस्ट्रेंट्स का सामना कर रहा है। स्ट्रक्चरल रिस्ट्रेंट्स मतलब चाइना की जो इकोनॉमी है ना, उसमें कुछ ऐसे ब्लॉकेड्स हैं जो चाइना को परेशान करने वाले हैं आने वाले समय में। जैसे ये देखिए आप, चाइना में ना यूथ की पॉपुलेशन अभी बहुत कम है। यूथ की पॉपुलेशन चूंकि कम है, और देखो यूथ ज्यादा होता है तो प्रोडक्टिविटी ज्यादा आती है इकोनॉमी में, इकोनॉमिक एक्टिविटी ज्यादा होती है, डिपेंडेंसी कम होती है दूसरों के ऊपर। और चूंकि एल्डर सिटीजन्स की संख्या ज्यादा है, मतलब दुखद बात है, आपको भी पता है कोविड-19 एल्डर सिटीजन्स को ज्यादा परेशान करता है। तो मतलब चाइना की इकोनॉमी के लिए ना आने वाले सालों में भी संकेत अच्छे नहीं हैं। जबकि इंडिया की जो इकोनॉमी है वो अच्छे से ग्रो कर रही है, तो आने वाले समय में ना जो इंडिया की इकोनॉमी के बीच और चाइना की इकोनॉमी के बीच जो गैप है ना, वो कम होने वाला है और ज्यादा। तो इंडिया की सरकार को यह चीज समझनी चाहिए, और ज्यादा अच्छे स्टेप्स ले ताकि इंडिया की इकोनॉमी और ज्यादा स्ट्रांग हो। जैसे जैसे देखो ये सारी चीजें होंगी ना, इंडिया की जो बार्गेनिंग पावर है चाइना के साथ में वो इंक्रीज होगी। बार्गेनिंग पावर मतलब इंडिया ज्यादा अच्छी पोजीशन में होगा चाइना से अपनी बात मनवाने में। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया इंडिया चाइना रिलेशंस से संबंधित। ये थी हमारी आज की डिस्कशन। फिलहाल इस डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।